Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good Good morning. morning, sir. Jana, good morning. Good morning. Okay. So this is part 2 of your miscellaneous exercise 11 of your coordinate 3D geometry of your NCERT syllabus. And congratulations to all the students who have secured good marks in their term 1. बट वो टर्म 1 एंड नहीं है, वो तो एक ट्रेलर है ना, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो थोड़ा सा हल्का सा सेलिब्रेशन कर सकते हो। हल्के से सेलिब्रेशन में कुछ नहीं है, एक बिस्किट का पैकेट लिया ना और खा लेना, ठीक है, दैट इज इट। तो कोई केक वेक काटने मत जाना, कोई शानूज पे मत पहुंच जाना, या लच्छू के पास मत पहुंच जाना, या कान्हा बेकर्स में मत मिल जाना शाम को, है ना। मेरे पास सबकी उनकी फुटेज सीधे यहाँ दिखती है, तो मेरे को पता चल जाए कौन कौन गया था ना। सो काम पे लग जाना, बस एक बिस्किट बांट के खा लेना और हो गया सेलिब्रेशन, और लग जाना सेकंड टर्म की तैयारी पे, बिकॉज वो भी ज्यादा हो जाता है ना, मतलब इस लेवल का ही सेलिब्रेशन करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने लास्ट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो मैं 10 11 आपको क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो उस टाइम ध्यान नहीं गया, नहीं तो 12 भी मैं साथ के साथ ही करा देता, बिकॉज करीब करीब तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न में है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पासिंग थ्रू द लाइन दिस एंड दिस, है ना। इधर भी लाइन थ्रू दिस एंड दिस, इसमें इधर भी लाइन थ्रू दिस एंड दिस। इसमें YZ प्लेन को क्रॉस कर रहा था, इसमें ZX प्लेन को क्रॉस कर रहा था, और इसमें एक प्लेन गिवन है अपनी तरफ से, कस्टमाइज्ड प्लेन है भाई, कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं है। जैसे एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं कि एक्स एक्सिस के अलावा लाइंस नहीं, लाइंस तो और भी हैं, वो कस्टमाइज्ड लाइन से उनकी इक्वेशन होती है अपनी अपनी। तो उसी तरीके से अब की बार किसी कोऑर्डिनेट प्लेन से नहीं पास कर रहा, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन से, किसी ऐसे ही किसी कस्टमाइज्ड प्लेन से वो पास कर रहा है। तो हम कैसे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे? बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है कि एक फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेयर, हाँ मतलब एक प्लेन है हमारे पास, एक रफ डायग्राम बनाते हैं। चलो एक प्लेन है, वो प्लेन पहले तो क्या था कि कोऑर्डिनेट प्लेन था, तो मैंने ऐसा करके ऐसे बना दिया था, ऐसा करके ऐसे बना दिया था, राइट, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट प्लेन था। लेकिन अब की बार ऐसे तो नहीं बना सकता, बिकॉज कोऑर्डिनेट प्लेन तो नहीं है। कोऑर्डिनेट प्लेन तो ये तीन होते हैं बस, ये ये तीन ही कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं, दैट इज इट। उसके अलावा तो दुनिया में बहुत सारे प्लेन्स हैं ना जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स नहीं है, ऐसे ही कस्टमाइज्ड प्लेन्स हैं। तो मैं उसके लिए कोई भी ऐसा ही एक प्लेन बना देता हूँ। मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है, कैसा है, एक्स एक्सिस से कैसे लटक रहा है, वाई एक्सिस से कैसे लटक रहा है, पता नहीं, बस हाँ ये प्लेन है, स्पेस में प्लेन है। एंड अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस प्लेन, मान लो यहां से गई और इसके आर पार ऐसे निकल गई, ये तो वो हो गई वो लाइन। समझ आया? अब वही सेम कॉन्सेप्ट कि ये मान लो लेट अस से कि ये पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना है कि लाइन इस प्लेन पे कौन से पॉइंट पे टकराएगी। सेम पैटर्न है 11 12 9 10 वाला, ठीक है। कौन सा? 10 11 वाला, 10 11 वाला सेम पैटर्न। लेट अस से ये तो है वो लाइन, ये है वो प्लेन, ये है वो प्लेन। अच्छा, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? बस एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये लाइन इन दो पॉइंट से पास करती है। कौन कौन से? लेट अस से कि ये तो हो गया पॉइंट A जिससे वो पास कर रही है, क्या है कोऑर्डिनेट्स? 3 -4 एंड -5। एंड सेकंड पॉइंट कहीं भी मार्क कर लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि उधर ही जाके मार्क करो, इधर भी मार्क कर सकते हो, कहीं भी मार्क करो जहां स्पेस मिले। अब यहाँ मार्क कर दो, है ना। तो सेकंड पॉइंट B क्या है बोलो? 2 -3, 1। ये तो हो गए दो पॉइंट जिससे ये लाइन गुजर रही है। अच्छा, इस बार क्या है, इस प्लेन की इक्वेशन भी हमको गिवन है ना। तो ये जो पाए प्लेन है, पाए प्लेन, इसकी इक्वेशन हमको कुछ इस तरीके से गिवन है, 2x बोलो प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 7। ठीक है बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी दो चीजों का इंटरसेक्शन हो, लाइन या लाइन का, लाइन और लाइन का इंटरसेक्शन हो, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन हो, प्लेन और प्लेन का इंटरसेक्शन हो, तो जो इंटरसेक्टिंग चीज है ना, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, वो चीज दोनों पे लाया करती है। फॉर एग्जाम्पल लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट पे हो रहा है, तो ये पॉइंट लाइन पे भी लाया करेगा और पॉइंट प्लेन पे भी लाया। लेट अस से लाइन और लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, वो भी एक पॉइंट पे होगा, तो वो पॉइंट इस लाइन पे भी लाया करेगा और उस लाइन पे भी लाया करेगा। लेट अस से दो प्लेन का इंटरसेक्शन हो रहा है, दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन पे होता है, तो ये लाइन इस प्लेन पे भी लाया करेगी और ये लाइन इस प्लेन, मतलब दोनों पे लाया करेगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में रखना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के आधे इक्वेशन इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट P लाइन पे भी लाया करेगा और प्लेन पर भी लाया करेगा, तो आप किसी एक चीज से इक्वेशन बना के दूसरे में पुटअप करेंगे। समझ आया? ठीक है, तो मैं लाइन से बनाता हूं और पुटअप करता हूं प्लेन की इक्वेशन में, बिकॉज ये प्लेन में भी लाया कर रहा है।
अब प्लेन से तो बना नहीं सकते, बनी बनाइए, तो बनाना किससे पड़ेगा, लाइन से बनाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ इस लाइन की इक्वेशन बनाते हैं अपन। अब अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स की इक्वेशन बहुत आसान है, बताओ। x माइनस x1 अपॉन, सॉरी x माइनस x, हाँ सही है सही कह रहे हो, x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 एंड दैट इज इक्वल टू सम नॉन जीरो कांस्टेंट या स्केलर बोलते हैं जिसको अपन लैम्डा, राइट। ओके, अब इसमें हमारे पास दोनों पॉइंट्स गिवन है तो दोनों पॉइंट्स पुट अप कर देते हैं। तो x माइनस x1, तो इसको मान लेते हैं x1 y1 z1, इसको मान लेते हैं x2 y2 एंड z2। ठीक है चलो, तो x माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 3 इक्वल टू y माइनस y1 यानी y माइनस -4 यानी y प्लस 4 और y2 माइनस y1 करना तो -3 और माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू z माइनस z1 यानी कि z माइनस -5 दैट इज इक्वल टू +5 और z2 माइनस z1 यानी कि 1 माइनस -5 यानी 1 + 5 दैट इज इक्वल टू सम नॉन जीरो स्केलर लैम्डा। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। सो इट कम्स आउट टू बी x माइनस 3 डिवाइडेड बाय -1 y प्लस 4 डिवाइडेड बाय +1 and z plus 5 divided by 6 equal to a non-zero scalar lambda। यहां तक कोई डाउट नहीं है? इतना नोट करो तो आगे की कहानी शुरू करते हैं फिर। हो गया? ठीक है, अब देखो, हाँ बोलो, कोई डाउट? ओके, देखो बेटा, ये एक इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई जेड है, बोलो। और ये भी एक इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई जेड क्या होता है? एक्स वाई जेड एक जनरल पॉइंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो और पी पॉइंट जो है दोनों पे लाया कर रहा है, दैट मीन्स ये जो पी पॉइंट है ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सपोज करो मैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं x1 y1 z1, मान के भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहां से सीधी एक्स वाई जेड की वैल्यू भी उधर पुट अप कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को बताने की। देखो सबसे आसान तरीका क्या है मैं बता देता हूं कि यहां से एक्स, यहां से आप कंपेयर करोगे इसको भी लैम्डा से, इसको भी लैम्डा से और इसको भी लैम्डा से, तीनों को लैम्डा से कम है, तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और वो एक्स वाई जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आप प्लेन की इक्वेशन में पुट अप कर दो, लैम्डा सॉल्व हो जाएगा, लैम्डा को वापस एक्स वाई जेड में पुट अप कर दो, एक्स वाई जेड सॉल्व। इजीएस्ट पार्ट इज दिस। लेकिन ये कंफ्यूजन लगता है बच्चों को, सर एक्स वाई जेड तो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, उसकी वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? एक्चुअली इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पी जो है एक पॉइंट है और आर्बिट्रेरी पॉइंट हर पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। जो आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है ना एक्स वाई जेड, वो उस प्लेन पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का रिप्रेजेंटेटिव है, वो हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा और लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए अपन ने ये किया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अपन इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं सिंपली। क्या मान लेता हूं मैं? x1 y1 z1। अच्छा, x1 y1 z1 x2 ये सब ले लिया है, ओके, तो फिर x3 y3 z3, यस ले लो, x3 y3 z3, x3 y3 z, ठीक है। अब ये पॉइंट इस पे लाया कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, डालो वैल्यू। तो x3 ये क्या बन गया? x3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय -1, x की जगह x3 डाला ना, और इक्वल टू व्हाट? लैम्डा, ठीक है, कॉमा, बोलो y3 प्लस 4 इक्वल टू 1 इक्वल टू लैम्डा, एंड नेक्स्ट z3 प्लस 5 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू लैम्डा। तो x3 की वैल्यू क्या है सॉल्व करना जरा, माइनस लैम्डा प्लस 3, y3 की वैल्यू क्या ही बोलना, लैम्डा -4, एंड z3 की वैल्यू क्या ही बोलना, 6 लैम्डा -5। अब x3 y3 z3 क्योंकि इस प्लेन पर भी लाया करता है, इस प्लेन पर भी लाया करता है कि नहीं करता है, तो x3 y3 z3 इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस प्लेन में इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट अप करेंगे तो क्या मिलेगा बोलना जरा,
2x3 प्लस y3 प्लस z3 इक्वल टू, अब x3 y3 z3 की इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वैल्यू है आपके पास, तो आप इस x3 y3 z3 की जगह -3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा -4 एंड 6 लैम्डा -5 इधर पुटअप कर सकते हैं ना, वैल्यूज हैं आपके पास। ठीक है, तो पुटअप कर दो और वहां से लैम्डा सोल्व हो जाएगा। बोलो 2 इंटू x3 की वैल्यू क्या है, माइनस लैम्डा प्लस 3 प्लस y3 की वैल्यू क्या है, लैम्डा -4 प्लस z3 की वैल्यू क्या है, 6 लैम्डा -5 इक्वल टू 7। तो ये हो जाता है -2 लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा -4 प्लस 6 lambda minus 5 equal to what, 7. -2 lambda plus lambda gives me minus lambda plus 6 lambda will give me 5 lambda. 6 minus 4 will give me 2 minus 5 will give me -3 -3 उधर जाके +3, that means it is 10. It will give me lambda equal to 10 by 5 which is equal to 2. दिख रहा है lambda equal to 2, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, दिख रहा है क्या? ठीक है ना, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई बच्चों, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, यहाँ से आया 5 लैम्डा इक्वल टू, आप भी अपना अपना भी सॉल्व करना, कॉपी पेस्ट करने पे विश्वास ना रखें। 5 लैम्डा इक्वल टू 10 आया एज पर माई कैलकुलेशन, यू ऑल्सो सॉल्व 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2। तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, हाँ लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2। आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, पी के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या माने थे, उसकी वैल्यू तो है आपके पास इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और आज की तारीख में आपके पास लैम्डा भी है। पुट अप द वैल्यूज एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x3 y3, दैट इजी। सो x3 y3 z3 निकाल लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा पहले ही था, भाई 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7, ये प्लेन की इक्वेशन है, तो इस प्लेन पे लाए होने वाला हर एक सिंगल पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ पे ये p पॉइंट भी इस प्लेन पे लाया कर रहा है, तो p पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यू कैन पुट x की जगह x3, सपोज करो ये पॉइंट अभी 1, 2, 3 होता, तो x की जगह 1, y की जगह 2 एंड 3, z की जगह 3 पुटअप करती है, LHS RHS सेटिस्फाई होते हैं ना, बिकॉज ये पॉइंट इस पे लाया कर रहा है, समझ रहे हो। तो हमने x3 y3 z3 वो पॉइंट मान लिया था p के कोऑर्डिनेट्स, तो उसको पुटअप करा दिया और उसकी वैल्यू यहाँ से कॉपी कर ली। बस अपन नहीं करते थे क्लास 10th में, दो इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, दो इक्वेशंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेते थे अपन, तो दो इक्वेशन को सॉल्व क्यों करते थे, क्योंकि ये पॉइंट इस पे भी लाया कर रहा है, ये पॉइंट इससे भी लाया कर रहा है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था, यहाँ से x की वैल्यू उठाई उधर पुटअप करी, याद है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही तो है, यहाँ से वैल्यू उठाई और उधर पुटअप कर दी, फिर यहाँ से कुछ सॉल्व हुआ उसको वापस इधर पुटअप करके एंड रिक्वायर्ड पॉइंट निकाल लिया। सो x3 की वैल्यू है माइनस लैम्डा प्लस 3, माइनस लैम्डा की वैल्यू 2, तो -2 + 3 इट विल गिव मी 1। y3 की वैल्यू लैम्डा -4, व्हाट इज लैम्डा 2, 2 - 4 विल गिव मी -2, एंड z3 की वैल्यू 6 लैम्डा -5, and 6 into 2 - 5, 12 - 5 equal to 7. The required point is required point, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1, -2, +7। मैच द आंसर फ्रॉम द आंसर की, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आया बच्चों, ठीक है चलते नेक्स्ट। तो करीब करीब सेम पैटर्न का था जो हमने 10, 11 किया, तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स। अच्छा, दो प्लेन्स ऑलरेडी गिवन है, तीसरे प्लेन की इक्वेशन निकलवा रहा है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, जो कि वो तीसरा प्लेन है वो इन दिए हुए दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, प्लस एक पॉइंट से लाया कर रहा है, समझ आया क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो दो प्लेन्स ऑलरेडी गिवन है उनकी इक्वेशंस क्या क्या है, लेट अस से कि उनको π1 एंड π2 कंसीडर कर दें, तो π1 की इक्वेशन है हमारे पास x प्लस
2y प्लस 3z इक्वल टू 5, राइट। और जो दूसरा प्लेन है उसकी इक्वेशन है, ये दोनों गिवन प्लेन्स हैं, 3x प्लस 3y प्लस z, 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0, राइट। अब ये दो इक्वेशंस तो ऑलरेडी गिवन है, दो प्लेन्स तुमको ऑलरेडी गिवन दे दिए। और जो तीसरा प्लेन आपसे पूछा है, रिक्वायर्ड जो प्लेन है, लेट अस से कि वो रिक्वायर्ड प्लेन पाई 3 है, तो उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? सबसे पहले तो वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, -1, 3, 2। तो अगर एक प्लेन किसी पॉइंट से पास करता है तो उस फॉर्म में हम इक्वेशन लिखते थे, याद करो, a इंटू एक्स माइनस x1, याद है, प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो हम लिखते थे r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0, बट बिकॉज वो दोनों कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे x1 y1 z1 की वैल्यू तो है ना आपके पास, जो है उसको पुटअप करते हैं, तो ये हो जाता है a इंटू एक्स माइनस x1 है -1, तो ये +1 हो गया, प्लस b इंटू वाई माइनस y1 यानी कि y माइनस 3 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 यानी कि z माइनस 2 इक्वल टू व्हाट, 0। उसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो विल गेट ax, देखो पहले एक्स वाई जेड की टर्म्स लिख देता हूं, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और a बन जा a और b इंटू -3 बी एंड c इंटू -2 -2c इक्वल टू 0। क्लियर। अब वहां पे देखो डी वाला पोर्शन जो है वो आरएचएस में दोनों प्लेन्स में है ना, तो हम इधर भी डी वाला पोर्शन, अब डी वाला पोर्शन कौन सा होगा, ये होगा सारा, ये तो इसकी कांस्टेंट टर्म, ये एक्स वाली टर्म, ये वाई वाली टर्म, ये जेड वाली टर्म और ये कांस्टेंट टर्म। तो इस डी वाले पोर्शन को हम क्या ले जाते हैं, आरएचएस में ले जाते हैं, उनसे मैच कराने के लिए। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी तीसरे प्लेन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू, ए उधर जाएगा तो -a प्लस 3b प्लस 2c। यहां तक कोई डाउट? मेरे को जितनी इंफॉर्मेशन थी मैंने प्लेन की इक्वेशन बना दी। अब बस सर ये एबीसी की वैल्यू दे दो, एबीसी की वैल्यू दे दो तो हमारा सारा काम हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन, राइट। अब एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए हमको इस इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा बेटा, कि पाई 3 इज परपेंडिकुलर टू पाई 1 एंड ऑल्सो पाई 3 इज परपेंडिकुलर टू पाई 2। उसने कहा है कि जो रिक्वायर्ड प्लेन है इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स, दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर है। अब कोई मुझे बताएगा जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? कल या परसों ही बताया था मैंने, लाइन टू लाइन, प्लेन टू प्लेन, लाइन टू प्लेन। तो दो प्लेन जब परपेंडिकुलर हो रहे थे तो उन दोनों के नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट सम ही होता है ना, हाँ डॉट प्रोडक्ट बोल दिया ना सिंपल लैंग्वेज में, वही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। तो इसका नॉर्मल वेक्टर कौन, ये नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, एक प्लेन में एक्स वाई जेड से जुड़े हुए लोग, और डी तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से रिलेटेड चीज होती है। और यहाँ पे इसका नॉर्मल वेक्टर कौन है, 1 2 3, तो a इंटू 1 प्लस बी इंटू 2 प्लस सी इंटू 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर ये प्लेन उसके भी परपेंडिकुलर है, तो a इंटू 3 प्लस बी इंटू 3 प्लस सी इंटू 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो वहां से हमारे पास दो इक्वेशंस निकल के आएंगी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। यहां तक चीजें समझ में आई? चलो करते हैं। देखो मुझे गिवन है, सिंस इट इज गिवन दैट, सिंस इट इज गिवन दैट कि पाई 3 जो है परपेंडिकुलर है पाई 1 से, एंड पाई 3 जो है वो परपेंडिकुलर है किससे, पाई 2 से भी। पाई 3 जो है परपेंडिकुलर है किससे, पाई 1 से भी, और पाई 3 जो है परपेंडिकुलर है किससे, पाई 2 से भी। अच्छा इससे क्या ये भी साबित होता है कि पाई 1 और पाई 2 भी परपेंडिकुलर है आपस में? यस और नो सोच के बताओ। जरूरी नहीं है, वेरी गुड। क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर होता तो फिर इन्फॉर्मेशन ऐसे होती, पाई 1 पाई 2 एंड पाई 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। आप कंसिडर करो, सपोज करो ये दो लाइंस हैं, है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो क्रॉस प्रोडक्ट अपन बनाते थे, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होता था, इसके भी परपेंडिकुलर, लेकिन ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर थोड़ा ना होते थे, ठीक है ना। वो तो फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस होती थी जो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती थी, ठीक है। तो ऐसा अजम्पशन ना निकालने की पाई 1 एंड पाई 2 भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है। चलो जी, सो पहले पाई 3 परपेंडिकुलर टू पाई 1 के हिसाब से a इंटू 1,
प्लस बी इंटू 2 प्लस सी इंटू 3 इक्वल टू 0। कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने इस कॉन्सेप्ट पे कि दो चीजें परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। एंड इमेजिन करो, आप कह रहे हो कि हमारे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये सारे कॉन्सेप्ट हट गए तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो, क्योंकि एंगल के बाद का ही कॉन्सेप्ट है ये कि डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। अब एंगल हट गया तो ये भी हट गया, तो जो बच्चे ये अजम्पशन करें कि एंगल हट गया वो भी नहीं पढ़ना, ऑब्वियसली वो कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट नहीं करेगा, तो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, तो कोई क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो ये कंफ्यूज करने के तरीके हैं। a इंटू 3, पाई 3 परपेंडिकुलर टू पाई 2 भी है ना, दोनों साथ में लिख लेते हैं। a इंटू 3 प्लस b इंटू 3 अगेन प्लस c इंटू 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिला हमको, a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, और यहां से क्या मिला हमको, 3a प्लस 3c इक्वल टू 0। यहां से क्या मिला, 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0, राइट। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं a b और c की फॉर्म में, यहां तक कोई डाउट किसी को? दो इक्वेशंस हैं किस फॉर्म में बेटा, a b और c की फॉर्म में। लेट्स से कि ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास a b c की फॉर्म में, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है a b c की फॉर्म में। अब मुझे बताओ, क्या आप एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन चाहिए होती है। रूल होता है लीनियर इक्वेशंस का, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस। हमने इंटीग्रेशन में भी देखा था, तो वहां पे एबीसी में हमको तीन इक्वेशन मिलती थी, याद है? जब अपन पार्ट्स बाई पार्शियल फ्रैक्शन करते थे, कंपैरिजन करते थे, फिर अपन ने तो खैर दूसरा तरीका निकाल लिया था बाद में, बट जो ओरिजिनल तरीका है उसमें तीन इक्वेशंस बनानी होती थी, तो तीन इक्वेशन होती थी, इसलिए एबीसी की वैल्यू निकल पाती थी। तो यहां से मैं ये चीज समझ पा रहा हूं कि मुझे आई कैन नॉट फाइंड आउट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, लेकिन मैं एक चीज जरूर कर सकता हूं कि मैं किसी भी दो वेरिएबल की वैल्यू तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल सकता हूं। जैसे ए और बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी निकाल लो, या ए और सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी निकाल लो, या बी और सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकाल लो। तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चुनो, तो हमारे पास क्या होगा, ए और बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी होगी ना, तो हम जब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन तो ये है, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, ये। इसमें मुझे ए और बी और सी की वैल्यू ही तो चाहिए, हमारा काम हो जाएगा ए और बी और सी की वैल्यू। तो मैं क्या कर दूंगा, किसी भी दो वेरिएबल, लेट अस से कि ए और बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी अगर मैं निकाल दिया और मैंने इधर पुटअप कर दिया, तो यू कैन सी ए बी सी इस साइड भी है और ए बी सी इस साइड भी है, तो क्या हो जाएगा, वो तीसरा वेरिएबल जिसके टर्म्स में निकाल रहा हूं कट जाएगा, तो एबीसी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है बेटा कि इक्वेशन 1 2 और इनडायरेक्टली ये तीसरी इक्वेशन है, तो हमारे पास हैं तीन इक्वेशंस। भाई दिख नहीं रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि तीन वेरिएबल और दो इक्वेशन है, बट इनडायरेक्टली देखो वो इक्वेशन भी तो एबीसी की फॉर्म में है कि नहीं है? तीन इक्वेशन है ना हमारे पास, बस फर्क इतना है कि दो इक्वेशन में हमारे पास ए बी और सी के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो न्यूमेरिक हैं, और जो तीसरी इक्वेशन में उसमें ए और बी और सी के कोएफिशिएंट्स न्यूमेरिक नहीं है, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड है। फर्क इतना ही तो है, इसके अलावा तो और कोई फर्क नहीं है। भाई यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट क्या मानोगे, x+1, बी का y-3 और सी का z-2। तो यहाँ पे एबीसी के कोएफिशिएंट्स एक्स वाई जेड की फॉर्म में है, और इन दोनों इक्वेशंस में एबीसी के कोएफिशिएंट्स न्यूमेरिकल्स हैं। तो एग्जैक्ट एबीसी की वैल्यू तो नहीं निकल पाएगी, बट ये है कि तीन इक्वेशन तो है, सोल्व तो हो सकता है ना। एक्स वाई जेड को हमको हटाना भी नहीं है, सुनो मेरी बात, हमको इक्वेशन चाहिए तो हमको तो वैसे भी एक्स वाई जेड चाहिए ना, तो उसको हटाना वैसे भी नहीं है हमको, तो हमारा काम हो गया ना। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो मैंने कहा, जो दो नीचे की दो इक्वेशंस है ना न्यूमेरिक वाली, उसमें से किसी भी दो वेरिएबल को सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल। लेट अस से हम एक काम करते हैं, हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ सी, और उस वैल्यू को हम इक्वेशन जो ये ओरिजिनल बनी बनाई रखी हुई है पेंडिंग, उसमें पुटअप कर देते हैं, तो ए बी सी तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, एक्स वाई जेड की फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलो करने में मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ बेटा, आप कुछ नहीं है यहाँ से निकालो, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये वो समझना जरूर, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो मुझे बताओ, अच्छा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो क्या करूं मैं, इसको 3 से गुणा कर दूं, इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बोले क्या बन जाएगी, 3a प्लस 6b प्लस 3 3 जा 9c इक्वल टू 0। इसको अगली मान लो चाहे से इक्वेशन नंबर, वो उसको 3 क्या मानते हो वो तो हमको पता है, उसमें पुटअप करनी है, इसको मान लो 3, वो तो आपको समझाने के लिए था कि देखो हमारे पास तीन इक्वेशन हैं। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, इसमें 3a 3 आ रहा है ना,
तो हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं। ये तो क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 इंटू 3, ये मैंने कौन सा ऑपरेशन लगाया, इक्वेशन 1 इंटू 3 का ऑपरेशन लगाया, राइट। और अब क्या लगा रहा हूं मैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इट विल गिव मी व्हाट, इक्वेशन 3 माइनस, तो 3a माइनस 3 कैंसिल आउट, 6b माइनस 3b एंड 9c माइनस c, सॉरी प्लस 8c इक्वल टू RHS में दोनों में 0 इक्वल टू 0। तो यहां से b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c निकाल सकते हो, क्या निकलेगी, 8/3c। ठीक है जी, कोई डाउट। अब ये b की वैल्यू 8/3c चाहो इक्वेशन 1 में पुटअप करो, चाहो 2 में पुटअप करो, और चाहो 3 में पुटअप करो, आपको a की वैल्यू भी निकल जाएगी इन टर्म्स ऑफ c। तो a और b दोनों की वैल्यू निकल जाएगी इन टर्म्स ऑफ c। तो b की वैल्यू 8c/3 को मैं पुटअप करता हूं, सबसे छोटी इक्वेशन जो भी दिखे। हाँ बोलो, हाँ सॉरी सॉरी, -8c यस, -8c/3। अब बोलो इसको फर्स्ट में पुटअप कर दूं, फर्स्ट में पुटअप कर दूं, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर रहा हूं, देखो तो क्या बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट में है a प्लस 2b, तो -8/3c इंटू 2b करना जरा, सो इट विल बी -16/3c, और आगे क्या है प्लस 3c इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज a, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पहले मैं पूरा, तो ये बन जाएगा 3a माइनस 16c प्लस 3 3 जा 9c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इसके बाद देखो यहाँ पे, तो 3a माइनस 16 प्लस 9 इज -7c इक्वल टू 0। तो आ गई ना a की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ c, 7/3c, 7/3c। तो अब आपके पास a की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ c है और b की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ c है क्या। इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुटअप कर लो तो a b c तीनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे, x y z में इक्वेशन बच जाएगी। करें पुटअप, देखो क्या है, सबसे पहले क्या है ax, तो a की जगह क्या पुटअप करना है, 7/3c, 7/3c, x इंटू एक्स भी होगा 7/3c इंटू एक्स, प्लस by, तो b की जगह भी क्या पुटअप करना है, -8/3c, तो ये हो जाएगा क्या क्या कर लिया, देखो क्या किया, फिर से देखो, हमारे पास था ax, अब a की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ c, हमारे पास क्या है 7/3c, तो a की वैल्यू तो पुटअप कर दी मैंने 7/3c, a क्या गया x लगा हुआ है, इनटू कर दिया x। उसके बाद फिर b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c क्या है मेरे पास, -8/3c, इसको भी मैंने क्या कर दिया इंटू y, क्यों किया, क्योंकि by है, प्लस cz भी करना है, तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू तो c रहेगी भाई, a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c, b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c, और c की वैल्यू तो इन टर्म्स ऑफ c, तभी तो c एलिमिनेट होगा, तो सी जेड ही लिखूंगा इसको मैं सिंपली, इक्वल टू RHS में -a, तो -a की वैल्यू क्या है 7/3c, ठीक है। उसके बाद है प्लस 3b, तो 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है -8/3c, और उसके बाद लास्ट में क्या है 2c, तो 2c को सिंपली c लिखेंगे। तो देखो हर एक टर्म में c लगा हुआ है, हर एक टर्म में c लगा हुआ है, सिंपली आप चाहो तो इसी स्टेप में सी 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 उड़ा सकते हो, बट ऐसे नहीं समझ आया तो चलो सी को कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड, सी खत्म, जो बचा वो एक्स वाई जेड में बचा, काम हो गया, समझे क्या। अब इस इक्वेशन में हर एक टर्म में सी है ना, हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, देखो 3b मेरे को तंग कर रहा है, ये 3 3 3 डिनोमिनेटर में है ना मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ 3 और c न्यूमरेटर में, तो 3/c से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा बोथ साइड्स को, तो c भी गया 3 भी गया, c/3 है मेरे पास, c/3 है ना मेरे पास, देखो c/3 हर एक टर्म में c/3 है, तो पूरी इक्वेशन को 3/c से मल्टीप्लाई करा दें, तो 3 भी जाएगा और c भी जाएगा, ठीक है ना। 3/c से पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा दो बोथ साइड्स, ठीक है। आप कह रहे हो c से डिवाइड करा दो, मैं कह रहा हूँ 1/c से मल्टीप्लाई करा दो, वन एंड द सेम थिंग है, सुनने में बस, समझने में एक ही बात है ना। चलो तो 3/c से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, 3 गया c गया, तो यहाँ पे क्या बचा 7x, क्या बचा बेटा 7x, इसको भी 3/c से डिवाइड मल्टीप्लाई कराया तो 3 भी गया c भी गया, क्या बचा -8y, और इसको किससे करवा रहे हैं अपन 3/c से, तो c तो जाएगा और 3 ऊपर रह जाएगा, 3z इक्वल टू, उधर कांस्टेंट टर्म बच जाएगी, 3/c से किया तो क्या बचा -7,
3/c से किया तो क्या बचा -24 एंड इसको भी 3/c से किया तो c गया और 3 2 जा 6। तो फाइनल इक्वेशन इज 7x - 8y + 3z। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो -25 को भी इधर बुला लो तो ये हो जाएगा। क्यों बुलाया इधर? क्योंकि मुझे डी को पॉजिटिव रखना पसंद है बस। अगर डी वहीं पॉजिटिव आ जाता तो मैं छेड़छाड़ नहीं करता, वहीं रहने देता। तो 7x - 8y + 3z + 25 = 0 is the required equation of the plane π3। ठीक है, एक ही स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कहीं से कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिएगा ना, किसके बाद क्या है, किसके बाद क्या है। और मैं स्क्रीन चेंज करना बहुत कम पसंद करता हूँ, बहुत जब इमरजेंसी है भाई नहीं आ पा रहा है तभी चेंज करता हूँ, ताकि एक ही स्क्रीन पे सब कुछ रखा हुआ है ना तो माइंड में सेट हो जाता है, चाहिए इधर से लिया इधर से लिया ऐसे करके सॉल्व। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर दूं डिलीट? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रियांशी समझ आया? प्रियांशी विजय? यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इजी देखने में लग रहा है। इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस प्लेन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ऐसे होता है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। इन गिवन इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करो, दो इक्वेशन से एक इक्वेशन से बन जाती है और पी रिक्वायर्ड जो भी मिसिंग पार्ट है वो निकल जाता है। क्या कह रहा है? 2 पॉइंट्स हैं अब मेरे पास, एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये दोनों पॉइंट इस प्लेन से इक्वी डिस्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीइंग इक्वी डिस्टेंट? दोनों सेम बराबर की दूरी पे होना। तो इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच की दूरी और इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच की दूरी बराबर है ना? तो इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच की दूरी निकाल लो, इस पॉइंट और इस प्लेन की दूरी के बीच की दूरी भी निकाल लो और दोनों दूरियों को कम कर दो, मतलब बराबर कर दो, एंड यू विल गेट स्ट्रेट अवे द वैल्यू ऑफ पी। क्योंकि देखो यहाँ तो सारी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो यहाँ तो एक न्यूमेरिक वैल्यू निकल के आएगी, इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच की तो एक न्यूमेरिक वैल्यू निकल के आएगी, और उस पॉइंट और इस प्लेन के बीच की दूरी पी की टर्म्स में निकल के आएगी। पी लिखा हुआ है ना वहां पे, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो पी की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। और एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच की दूरी निकालना सीखा है ना? याद है फॉर्मूला? फॉर्मूला याद है? a डॉट n माइनस डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n। लास्ट कॉन्सेप्ट वही तो सीखा था हमने, याद है ना? ओके, देन अप्लाई द फॉर्मूला। तो देखो क्या करें, हमारे पास वेक्टर फॉर्म गिवन है। देखो भाई वेक्टर फॉर्म गिवन है तो पॉइंट को भी एक काम करते हैं फिर वेक्टर फॉर्म में चेंज, कुछ कुछ चीजें वेक्टर फॉर्म में भी करते जाएं, कुछ कार्टेशियन फॉर्म में करते जाएं, पता नहीं एग्जाम में हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक अब अभी तक जो भी हमने किया सब कार्टेशियन कार्टेशियन कार्टेशियन, तो अब एक वेक्टर फॉर्म में करते हैं इस क्वेश्चन को ना। और प्लेन भी ऑब्वियसली वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म। लेट्स से कि ये पॉइंट ए है एंड लेट्स से कि ये पॉइंट बी है। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाओ, उसको लेटस से मार्क कर लो वेक्टर ओ ए। भाई ये पॉइंट ए है ना, वेक्टर ओ ए, सिंपली शॉर्ट में लिख दो वेक्टर ए। क्या हो जाएगा 1 इंटू आई कैप यानी आई कैप, 1 इंटू जे कैप यानी कि जे कैप, एंड P इंटू के कैप यानी पी के कैप, राइट? ठीक है, दूसरा पॉइंट है B, उसको मान लिया है, मतलब लेट्स से कि ये पॉइंट है B, आपको लिखनी पड़ेंगी स्टेप्स। लेट द गिवन पॉइंट्स बी A एंड B। तो B का भी पोजीशन वेक्टर बना दो, तो इट इज वेक्टर OB, ओरिजिन से बनाओगे, सिंपली इसको लिख दो वेक्टर B। क्या आएगा -3 इसमें तो पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है, -3 आई कैप प्लस 0 जे कैप लिख दो एक बार, ताकि डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में आसानी हो, और 1 के कैप यानी कि सिंपली के कैप। कोई दिक्कत यहाँ तक? और प्लेन की आपको इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, पाए मान लेता हूं प्लेन को, क्या गिवन है, वेक्टर r डॉट बोलना 3 आई कैप प्लस बोलना 4 जे कैप माइनस 12 के कैप प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो हम जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो याद करो हम डी को आरएचएस में लेके जाते हैं, और डी को आरएचएस में ले जाने के बाद हम मेक श्योर करते हैं कि वो पॉजिटिव भी हो जाए। ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर तो इस दर रखने से भी आ जाएगा, है ना? सिंपली डी को अभी 13 मान लो, इस ऐसे कैसे आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो ये है, ठीक है ना? बिकॉज डी इज एन एलिमेंट ऑफ ए प्लेन विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन,
एंड डिस्टेंस शुड बी पॉजिटिव, हैज टू बी पॉजिटिव। तो हम क्या कर देंगे, 13 को उधर लेके जाएंगे और उधर जाके -13 को वापस +13 करेंगे। तो आप इमेजिन करो क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे। ये इधर, क्योंकि आप उधर -13 को +13 करोगे तो इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यू विल गेट -3 i कैप -4 j कैप +12 k कैप और उधर जाके वो +13 हो जाएगा। तो ये है अब हमारे लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए अब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, जिसको अपन स्मॉल d से डिनोट करते थे। यहाँ पे दो डिस्टेंस है। चलो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या था, अगर पॉइंट का नाम, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर a है, पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर अगर a है, तो क्या फॉर्मूला होता था, a डॉट n माइनस कैपिटल D डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n, ये होता था इसके एब्सोल्यूट वैल्यू। बट यहाँ पे दो डिस्टेंसेस है हमारे पास, तो लेट्स से दोनों डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ d1 एंड d2। तो d1 एंड d2, लेट्स से पहली डिस्टेंस को d1 ले लो। चलो पुटअप करो। a वेक्टर क्या है, i j प्लस p k कैप, और डॉट n क्या होगा, चलो इसमें से n बताओ, ये होगा n, ये n होगा ना प्लेन में से, और ये हो जाएगा मेरा d, ये हो जाएगा d, 13 हो जाएगा d। चलो तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, समझ जाओगे। तो 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू -4 -4, एंड p इंटू 12 12p, ये तो हो गया आपका a डॉट n एक तरीके से, है ना। माइनस d की वैल्यू 13, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो मैग्नीट्यूड ऑफ n क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर, सिंपली कर दूं क्या लिख के बताऊं, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का सम का रूट। ओके चलो जी, -3 -4 कितना होता है, -7, और -7 और -13 कितना होता है, -20 प्लस 12p, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू दैट मींस मॉडुलस जो अपन कहते हैं। आगे आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9, 16 एंड 9 25, एंड व्हाट अबाउट 144 प्लस 25 169, रूट 169 इज 13 यूनिट्स। अब मैं मॉडुलस अभी इसलिए नहीं हटा सकता हूं बिकॉज मेरे पास p की वैल्यू नहीं है, तो अभी मॉडुलस लगे रहने दो, ठीक है। चलो जी, d2 डिस्टेंस 2 निकालते हैं। अब पॉइंट है मेरे पास b वेक्टर। अब आप इमेजिन करो कि यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे क्या है, b है, ठीक है ना। अब b से निकाल रहे हो आप, तो b डॉट n करना पड़ेगा। -3 इंटू 1, ये तो सेम आया -3, 4 इंटू 1, सॉरी b से करना है ना, गलत कर रहा हूँ, b से करना है तो 3 -3 इंटू -3 करना है, -3 इंटू -3 प्लस का 9, -4 इंटू 0 0, एंड 12 इन 1 जा 12, और माइनस d तो सेम ही रहेगा 13, और नीचे मैग्नीट्यूड भी सेम ही रहेगा 13। तो ये तो हाँ इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है ना। तो 9 प्लस 12 कितना होता है, 21 माइनस 13 कितना होता है, 8, तो 8/13 यूनिट्स। 8 पॉजिटिव ही है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 भी 8 ही रहेगी, है ना। अब सुनना, अब d1 d2 बराबर कर दो और p की वैल्यू निकाल लो, इजी। अब d1 d2 को क्या करना है, अपने को बराबर रखना है। नाउ ये गिवन है ना, नाउ इट इज गिवन दैट कि d1 इज इक्वल टू d2। तो d1 क्या आया मेरे पास, मॉडुलस -20 प्लस 12p डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू d2 कितना है मेरे पास, 8/13। 13 से तो 13 खत्म एज इट इज। अब देखो, जैसे ही मैं मॉडुलस साइन हटाऊंगा, तो मॉडुलस फंक्शन सॉल्व करना सीखा है ना चैप्टर नंबर 1 में ही, तो क्या होता है जब अपन मॉडुलस साइन हटाते हैं, बताओ जनक, क्या होता है जब अपन मॉडुलस साइन हटाते हैं, मॉडुलस के बाहर हटाते हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं फिर आगे, बोलो तनिषा। हो तो जाती है, आपको क्या पता वो लेस देन 0 है कि नहीं है, p की वैल्यू थोड़ा ना आपके पास। तो कुछ नहीं करना होता, मॉडुलस साइन हटाती, मॉडुलस के अंदर जो चीज है उसको एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेना होता है, यानी दो केस बनेंगे, p के दो आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो मॉडुलस के अंदर से जैसे चीजें सॉल्व होंगी, तो एक बार तो आएगा, इधर लिख देता हूं, एक बार तो आएगा एज इट इज -20 प्लस 12p इक्वल टू 8, और लगा देता हूं
और अब एक बार इसी का नेगेटिव, तो -20 + 12p का नेगेटिव क्या हो जाएगा, 20 - 12p = 8। मॉडुलस हटता है। अब कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती जैसे -8 होता तो -8 तो 8 बन जाता, बट यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू थोड़ी ना, अल्जेब्रिक वैल्यू है, पी है वहां पे, तो पी की वैल्यू थोड़ा ना पता है आपको कि आप पता लगा सकते हो कि पॉजिटिव। तो आप दोनों केसेस कंसिडर करोगे कि ये अंदर वाली चीज नेगेटिव भी हो सकती है, एंड इन केस ये पॉजिटिव है तो एज इट इज खुल जाती है, इन केस ये नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर खुलती है। ठीक है प्रगति, समझ आया? इन केस ये पॉजिटिव है तो एज इट इज खुल जाती है मॉडुलस के अंदर वाली चीज, इन केस वो अगर नेगेटिव है तो वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर खुलती है। तो इसलिए पी की वैल्यू भी 2 ही आएंगी फिर हमारे पास। इम्प्लाइज, तो यहाँ से 12p की वैल्यू हो जाती है 8 + 20 दैट इज 28, और यहाँ से -12p लेटर से वहां ले गया मैं, तो 12p की वैल्यू हो जाती है 20 - 8 दैट इज 12। तो यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी 28/12, और वहां से p की वैल्यू हो जाएगी 12/12। इट इज इक्वल टू वॉट, 28/12 क्या हो जाएगा, 7/4 7 या 28, 7/3 पहला आंसर, और ये 1 दूसरा आंसर। तो p की वैल्यू है, सो द वैल्यू ऑफ p इज व्हाट, 7/3 और 1। ठीक है, अगर आप p की वैल्यू 7/3 पुटअप करेंगे ना वहां पे, तो क्या होगा, ये मॉडुलस के अंदर वाली चीज पॉजिटिव बनेगी। p की वैल्यू 7/3 पुटअप करो एक बार, तो 12p है, तो 7 4 जा 28, 28 - 20 प्लस का 8 आया, और जब आप 1 पुटअप करोगे तो 12 1 जा 12, -20 + 12 -8 आया, आया ना भाई। आपने ये वैल्यू कब मानी, जब ये पॉजिटिव था, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आई, 7/3, तो आप 7/3 पुटअप करके देख लो, वो +8 निकल के आ रहा है। ठीक है, और ये वैल्यू कब मानी, जब ये नेगेटिव था, तो आप इसके हिसाब से वैल्यू 1 आई, तो अब 1 पुटअप करोगे ना तो वो -8 आएगा अंदर वाली चीज। ठीक है, और -8 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, अगेन +8 हो जाएगा। समझ में आया? सो द वैल्यू ऑफ p कैन बी बोथ 7/3 और 1। मैच कर लो पीछे से, करेक्ट है। तो इजी था ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। 3/2 सही आंसर तो देख रहे हो क्या? 3/2 और नॉट पॉसिबल। एक बार आपके क्वेश्चंस, एक बार ये देखना ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन भी मैच कर लो, क्वेश्चन तो सेम है क्या, या वैल्यूज डिफरेंट तो नहीं है? +13 = 0, तो और में दे रहा है, बट वो गलत है ना, 11/6 तो कहीं से आई नहीं, 7/3 तो आई, चलो और क्या आई, 3/2 और, तो ना तो 3/2 आ रही है ना 11/6 आ रही है, और 3 वैल्यूज आ कैसे सकती हैं जब डिस्टेंस ही तो है। अगर 3 पॉइंट्स होते तो इसको इससे, इसको इससे 2 केस बनते, तो वहां से तो फिर भी, और एक मॉडुलस में से 2 केस बनता तब तो फिर भी ठीक था भाई। 3 पॉइंट्स होते कि तीनों इस प्लेन से इक्वी डिस्टेंट है, तो 3 केस बनाते, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, बट ऐसा तो यहाँ पे तो है नहीं। आप खुद इमेजिन करो p की 3 वैल्यूज कैसे आ सकती है, आ ही नहीं सकती ना। सो एज पर माई इंफॉर्मेशन सही यही है करेक्ट सर। आंसर। हाँ बोलो प्रियांशी। सर 1 को क्यों लिया? 1 को, 1 को क्यों लिया? उससे तो नेगेटिव आ रहा है ना आंसर। बेटा मॉडुलस लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे p की वैल्यू 1 लगाऊं तो इसके आगे मॉडुलस भी तो लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो भी तो 8/13 आंसर आ रहा है। अगर मैं -20 + 12p मॉडुलस है इसका डिवाइडेड बाय 13, यहाँ पे अगर मैं p की वैल्यू 1 पुटअप करूं तो क्या मिलेगा, -20 + 12 -8, और -8 का मॉडुलस +8, तो भी तो 8/13 यूनिट्स ही आ रहा है। 8/13 यूनिट्स ही तो हमको डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, यस सर।
ओके, तो मेरे हिसाब से यही आंसर है, बाकी फिर इसकी चर्चा फिर। हाँ, नहीं करेगा ना, दो ही वैल्यूज आएंगी पी की, है ना। हाँ, टू, उधर 8 आना चाहिए जबकि आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, तो यही फिर आंसर है हमारा, है ना। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इधर उधर की बुक से देखना पड़ेगा, तो बुक से देख के मैं आपको कल तक बताता हूँ ना। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इस क्वेश्चन में इतनी ज्यादा टेक्निक, भाई डाउट वहां होता है जब क्वेश्चन में टेक्निकलिटी ज्यादा हो, है ना। तो हो सकता है कि हमने कोई पार्ट मिस कर दिया। इस क्वेश्चन ही तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर करो, तो कोई टेक्निकलिटी है ही नहीं कि हमको हमारे पे डाउट हो। तो वी आर वेरी मच श्योर कि हमारा सही है, और फिर भी कुछ होता है तो हम अलग बुक से कंसल्ट करके आपको बताएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड पैरेलल टू एक्स। कितने क्वेश्चन कर लिए इस टाइप के अपन ने? एक्सरसाइज 11.3 में शायद 2-3 क्वेश्चन किए थे जिसमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से वो पास कर रहा है, यानी पाई 3 प्लेन निकालते थे ना, किसी भी एक को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके दूसरे में जोड़ देते थे, है ना। फिर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती थी जिससे वो लैम्डा सॉल्व हो जाता था। नहीं किया? आपके एग्जाम में भी तो आए 2 क्वेश्चन। भाई 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन निकल रहा है, हमने डिस्कस किया था कि 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन नहीं, फैमिली ऑफ प्लेन्स निकलेगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। और फिर हमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे एक पॉइंट से पास कर रहा है, जैसे किसी तीसरे चौथे प्लेन से पैरेलल है, परपेंडिकुलर, ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा, उससे वो लैम्डा सॉल्व हो जाएगा, तो वो यूनिक प्लेन निकल के आएगा। ठीक है, तो वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। एंड मेरे को 17th भी वैसा ही दिख रहा है, 15th एंड 17th तो सेम ही दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों अलग रखे हैं। पढ़ो एक बार दोनों को। अरे यार 17 तो आपके 11.3 का कॉपी कर दिया इन्होंने। 11.3 में भी तो 3 प्लेन्स थे, जिसमें 2 प्लेन के तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा था, तीसरे के परपेंडिकुलर था। तो 17 पहले कर लेते हैं क्योंकि तो बिल्कुल जाना पहचाना है, किया ही ऐसा ना, पहले 17 करते हैं। चलो 17 का इसलिए पहले करा रहा हूं कि वो फील आ जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन किया है ना। और फिर 15 में क्या चीज अलग है वो चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, तो 17 में मेरे पास 2 प्लेन है बेटा। आपको फिगर मैंने कई बार बताया, लो एक बार और बता देते हैं। देखो ये प्लेन है एंड ये प्लेन है, इस 2 प्लेन हमेशा एक लाइन पे टकराते हैं, हमने डिस्कस किया था। तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। कोई कहे कि उस लाइन से हमको तीसरा प्लेन पास कराना है, तो जैसा कि पहले भी बताया था कि तीसरा प्लेन एक नहीं निकलेंगे, फैमिली ऑफ प्लेन्स निकलेंगे। सपोज करो ये भी तीसरा प्लेन निकल रहा है, ये भी तीसरा प्लेन निकल रहा है इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, ये भी तीसरा प्लेन निकल रहा है इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऐसे बहुत सारे प्लेन्स निकल सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए? वो प्लेन चाहिए जो इस चौथे प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इस चौथे प्लेन को एक बार साइड में छोड़ के फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन बनाते हैं, और फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन में एक लैम्डा क्वांटिटी नजर आएगी। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पुटअप करे जाओ तो अलग अलग प्लेन मिलता जाएगा। ठीक है ना। तो पहले अपन फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन बनाते हैं। दोनों प्लेन्स की इक्वेशन लिख दो, उन दोनों को ले लेते हैं अपन पाई 1 एंड पाई 2। अच्छा वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो फिर सब कुछ वेक्टर फॉर्म में चलने दो। वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप 2j कैप आगे कैप प्लस 3k कैप -4 इक्वल टू 0। यही है। -4 को उधर ले जाऊं, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दूं, इक्वल टू 4 लिख दूं। ठीक है, सेकेंड प्लेन की इक्वेशन है वेक्टर आर डॉट 2i कैप। अच्छा अब देखो +5 को उधर भेजोगे तो -5 हो जाएगा, तो साथ के साथ ही चेंज करते चलता हूं मैं। 2i कैप को लिख देता हूं -2i कैप, और प्लस j कैप को लिख देता हूं -j कैप, एंड -k कैप को लिख देते हैं अपन प्लस का k कैप। ऐसा करने से क्या हुआ, ये d उधर जाके -5 और मल्टीप्लाई होकर +5। हमको हमारी मनपसंद फॉर्म मिल गई ना। ठीक है, ठीक है। अब सपोज करो ये पहली इक्वेशन है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर अपन लिखना चाहे तो क्या होगी, r डॉट n1 इक्वल टू d1, और इसकी r डॉट n2 इक्वल टू d2। और हम क्या करते थे, अब तीसरा प्लेन जो बनाएंगे, जो इनके पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरेगा पाई 3, जो तीसरा प्लेन हम बनाएंगे वो कैसा निकलेगा, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ये कहां से मिली इक्वेशन, कुछ नहीं, दूसरी इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर दिया, ऐसे मिलती थी।
फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन ऐसी मिलती थी, बोलो लैम्डा d2। चलो तो फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन बना दो बस फिर। तो ये बन जाएगी r n1, n1 क्या है, सीधे ऐड कर दूं क्या, समझ जाओगे, n1 प्लस लैम्डा n2 करना है, तो 1 और लैम्डा -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल गिव मी व्हाट, 1 माइनस 2 लैम्डा दिस मच ऑफ आई कैप। आ जाओ, 2 माइनस 1 इंटू लैम्डा करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा दिस मच ऑफ जे कैप। और आ जाओ 3 प्लस 1 इंटू लैम्डा क्या होता है, लैम्डा, तो 3 प्लस लैम्डा दिस मच ऑफ जे कैप। एक दो स्टेप बीच में खाली हमने वैसे, है ना, आप समझ गए होंगे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कर लिए, ये तो कॉपी पेस्ट होके आया है, ये बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। इक्वल टू d1 प्लस डी लैम्डा d2 भी करना है, तो d1 यानी कि 4 प्लस लैम्डा d2 यानी 5 लैम्डा, 4 प्लस 5 लैम्डा। ठीक है ना, कोई डाउट यहां तक, किसी को भी कोई डाउट नहीं? तो फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन तो आ गई, आ गई। अब एक पाई4 नाम का प्लेन और गिवन है हमको, उसको भी लिख लेता हूं, वो है ये नीचे जो लिखा हुआ है आर डॉट, और इसमें भी देखो 8 उधर जाएगा -8 हो जाएगा, तो मैं पहले इसको सेट करता जाता हूँ। 5 की जगह लिख देते हैं -5 आई कैप, +3 की जगह -3 जे कैप, एंड -6 की जगह +6 के कैप इक्वल टू 8। अब मुझे ये गिवन है कि ये पाई3 और पाई4 आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, उनके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन, उनके नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सिंपल सी भाषा में बात करें, उनके उनके नॉर्मल, अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर हैं, और उनके नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका नॉर्मल वेक्टर ये है, ये है, ये है, इसका नॉर्मल वेक्टर ये है, ये है, ये है, इस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 रख दो, लैम्डा सॉल्व हो जाएगा, लैम्डा को वापस इस पाई3 में पुटअप कर दो, तो आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, लैम्डा एलिमिनेट हो जाएगा वहां से। ठीक है ना, क्लियर? देखो आधे से ज्यादा क्वेश्चन में लैम्डा क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, हो जाता है। चलो तो आगे का काम करते हैं। सिंस इट इज गिवन दैट, सिंस इट इज गिवन दैट पाई3 इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, पाई4, तो अगर पाई3 इस पाई4 के परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, लेट अस से कि ये n1 था, ये n2 था, और ये n3 था, और ये n4 था, ऐसे मान लेते हैं भाई, ये पूरा क्या था n3 और ये पूरा क्या था n4, तो n3 डॉट n4 इक्वल टू 0। अब n3 डॉट n4 करना है तो 1 माइनस 2 लैम्डा इंटू -5, ये करेंगे, यहाँ कर देता हूँ खुले में, 1 माइनस 2 लैम्डा इंटू -5 प्लस 2 माइनस लैम्डा इंटू -3 प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू 6 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो, -5 इंटू 1 -5, -5 इंटू -2 लैम्डा प्लस का 10 लैम्डा, प्लस का 10 लैम्डा, -3 से करना तो -6 प्लस का 3 लैम्डा, फिर 6 से करना 6 3 जा 18 प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा लैम्डा एक साइड करो तो 10 प्लस 3 13 प्लस 6 19 लैम्डा, और -5 -6 -11, -11 प्लस 8 18 कितना होगा, +7, उधर जाके -7, that will give the value of lambda equal to -7 divided by, इस लैम्डे को पुट अप कर दो वापस पाई3, लैम्डे की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन पाई3 you will get your required equation। थोड़ी सी कैलकुलेटिव है तो स्पेस छोड़ दो, यहां से करते हैं फिर। हाँ जी, तो 1 माइनस 2 लैम्डा यानी कि 1 माइनस 2 लैम्डा -2 इंटू -7/13 प्लस का 14/19 हो जाएगा, बोलते जाओ, होगा ना भाई, लैम्डा की जगह -7/19 रखेंगे तो -2 इंटू -7 प्लस 14 डिवाइड बाय 19, दिस मच ऑफ क्या हो जाएगा। अच्छा आप वेक्टर इक्वेशन ही तो बना रहे हो, पहले पूरा लिखो तो सही, आर डॉट, हाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 14/19 दिस मच ऑफ आई कैप।
आगे चलते हैं, प्लस 2 माइनस लैम्डा, तो 2 प्लस 7/19 दिस मच ऑफ जे कैप, प्लस 3 प्लस लैम्डा, तो 3 प्लस लैम्डा यानी कि 3 माइनस 7/19 दिस मच ऑफ के कैप, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज, इक्वल टू 4 प्लस 5 लैम्डा यानी 4 माइनस 5 7 जा 35/19। एक बार 19 को सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, फिर 19 19 19 सबसे कट जाएगा, सो विल गेट आर वेक्टर 19 प्लस 14 कितना होता है, 19 में जा 19 प्लस 14 33/19 दिस मच ऑफ आई कैप। आगे बोलो 19 2 जा 38, 38 प्लस 7 कितना हो जाएगा 45/19 दिस मच ऑफ जे कैप, एंड 19 3 जा 57 में से 7 जाता है तो 50/19 दिस मच ऑफ के कैप, इक्वल टू 19 4 जा 76 माइनस 35 बनेगा 35 41, यस 41/19। जनक की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, बात कहनी पड़ेगी। तो 19 उड़ा दो हर जगह से, 19 एलसीएम लेके यहाँ से उड़ा दिया, 1 2 3 4, फाइनल इक्वेशन लिख दो आर। अब ये भी चेक कर लो भाई, हमने तो वेक्टर फॉर्म में से ही स्टार्ट कर दिया था, बट पीछे किस फॉर्म में, 44 जे कैप 45 है सॉरी 45 जे कैप प्लस 50 के कैप इक्वल टू 41। मैच करो आंसर। अरे यार क्या करता है ये, फिर वेक्टर फॉर्म में दी क्यों उसने, चल भाई लिखो एक्स वाई जेड की फॉर्म में। मतलब इसने सोच रखा है कि आंसर तो बच्चों से मैच कराना ही नहीं कभी, एक बार तो देखकर चेंज करवाना ही है। तो 33x शॉर्ट में फटाफट 33x प्लस 45y प्लस 50z इक्वल टू 41, क्या फर्क पड़ेगा, एक लाइन और लिखते हैं। मैच तो कर गया ना एक्स वाई की फॉर्म में तो। So this is the required equation of plane pi 3. फाइन। अब देखो जो एक क्वेश्चन अपन ने पेंडिंग छोड़ा कौन सा 15th, उसमें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तीसरी निकालनी पड़ेगी, ये निकल जाएगी यहां तक का काम तो करना ही पड़ेगा। फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन तो निकालनी पड़ेगी, साथ में पाई 4 भी गिवन है। पाई 4 गिवन है क्या, नहीं पाई 4 नहीं गिवन है। अब की बार पाई 4 की जगह एक्स एक्सिस गिवन है, क्या गिवन है, तो फिर अब एक्स एक्सिस के साथ उस पाई 3 का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, और एक्स एक्सिस के साथ क्या रिलेशन गिवन है कि वो पैरेलल है उसके। ठीक है करें शुरू इसी सेम पैटर्न पे, चलो लगाओ पाई 1 पाई 2 क्या है आपकी बार, पाई 1 पाई 2, पाई 1 तो है पाई 1 तो है अभी भी वेक्टर फॉर्म में ही है, वेक्टर फॉर्म में ही कर देते हैं और क्या फिर है, तो आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 1, एंड पाई 2 में हो जाएगा आर। अब देखो इसमें +4 उधर जाके -4 आएगा, तो मैं चेंजेस करते हुए चलता हूँ, आप एग्जाम में ये चेंज करके बताएंगे बेटा ना, -1 से मल्टीप्लाई सीधे नहीं लिख देंगे जैसे अभी लिख रहे हैं अपन, -3 और माइनस के क्या हो जाएगा प्लस के, और +4 उधर एज इट इज कायम रहेगा। चलो तो वही सेम चीज जैसे पहले किया कि ये तो है n1 वेक्टर इक्वल टू d1 r डॉट n1 वेक्टर, और ये क्या है r डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन कुछ ऐसे बनती थी, पाई 3 ले लेते हैं उस प्लेन को, वो कुछ ऐसी बनती थी r डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2, ऐसी बनती थी। वैल्यूज पुटअप कर दो, मतलब फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन बना दीजिए। पिछली बार की तरह मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2, तो 1 माइनस 2 लैम्डा, राइट, दिस मच ऑफ आई कैप। अपने आप बनाने की कोशिश करो बेटा, डोंट डिपेंड ऑन कॉपी पेस्ट। अब इतना तो पता है ना फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अपने आप बनाओ और फिर मैच करो कि सर की इक्वेशन से मैच हुई कि नहीं। +1 माइनस 3 लैम्डा दिस मच ऑफ जे कैप +1 प्लस 1 प्लस लैम्डा होगा दिस मच ऑफ के कैप इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2 भी करना है, तो 1 + 4 लैम्डा। सब लोग निकालो और मैच करो, ये पाई 3 की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ऐसी निकली क्या, फिर लैम्डे को तो देख लेंगे अपन, लैम्डे को ऐसे बोला करो देख लेंगे तेरे को लैम्डे,
लैम्डे कहीं के हुआ कुछ इसके बाद? इतना तो कर दिया, मैच कर गई उससे सभी की। चलो अब की बार पाई 4 नाम की कोई चीज नहीं गिवन है, अब की बार मुझे एक लाइन गिवन है। एक्स एक्सिस एक लाइन है, याद रखना। एक्स एक्सिस क्या है बोलो? एक लाइन। तो लेट अस से कि उसको मैं लाइन L1 से डिनोट करा देता हूं। और लाइन L1 क्या है? एक्स एक्सिस। क्या है बेटा? एक्स एक्सिस। ठीक है, अब सुनना। और एक्स एक्सिस से वो क्या है? पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ, नहीं ये नहीं है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो लाइन टू प्लेन पे मैंने बताया था, बोलो लाइन टू प्लेन में अगर प्लेन लाइन के पैरेलल है तो आपको परपेंडिकुलर वाला रिलेशन लगाना है, और परपेंडिकुलर है तो पैरेलल वाला। तो यानी कि आप परपेंडिकुलर वाला रिलेशन लगाओगे लाइन के डायरेक्शन रेशियोस और प्लेन के डायरेक्शन रेशियोस में। समझ आया? प्लेन का डायरेक्शन रेशियो तो ये रहा, इसका नॉर्मल वेक्टर, और लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको मैंने एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनानी भी सिखाई थी, याद हो तो? एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनानी सिखाई थी। क्या क्या? अच्छा हाँ, बोलो क्या कह रहे हो? एक्स एक्स आई कैप प्लस, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स 0, तो वाई जे कैप। बट बेटा हम क्या कर रहे हैं? हम लाइन की इक्वेशन बना रहे हैं, आप प्लेन फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हो इसको। कैसे था याद करो? एक्स डिवाइडेड बाय, बोलो बोलो बोलो, 1। ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, ओके। एक्स डिवाइडेड बाय 1 आगे, इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू z divided by 0 equal to some non-zero scalar. Yes, this was the equation of x axis. लेकिन ये कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया अपन ने। और अगर अपन, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट, इसके डायरेक्शन रेशियोज अपन 1 0 0 मानते हैं। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मानते हैं अपन? 1 0 0। वाई एक्सिस के 0 1 0 और जेड एक्सिस के 0 0 1। अच्छा इसको काट उसमें चेंज करो ना, वेक्टर फॉर्म में। क्या? एक्स आई कैप 0 जे कैप को क्यों लिखते हो? सिंपली लिखो ना ऐसे, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप, दैट इज इट। चलो लिखना चाहते हो तो लिख दो। अच्छा आप उसमें भी लिखना चाहते हो पॉइंट फॉर्म में भी, तो देखो x1 y1 z1 तो 0 0 0 है, तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये तो हो गए पॉइंट्स। प्लस कैसे होती है लाइन की इक्वेशन? कैसी होती है? ऐसी तो होती है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो ए तो वो पॉइंट होता है, तो एक्स एक्सिस में पॉइंट 0 0 0 माना, क्योंकि वो ओरिजिन से गुजर रहा है, अपन ने बनाई थी ना उसकी इक्वेशन। प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, और वेक्टर बी क्या है? उसके डायरेक्शन रेशियो। उसके डायरेक्शन रेशियोस क्या है? 1 0 0। तो लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा? 1 आई कैप यानी आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये एक्स एक्सिस की प्रॉपर इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। और पहले जो अपन ने बनाई थी वो भी सही थी, बट वो किस फॉर्म में थी? कार्टेशियन फॉर्म में थी, क्योंकि हमने ऊपर वाली वेक्टर फॉर्म में लिखी। अब क्योंकि लाइन और प्लेन आपस में क्या है? आपस में क्या है? पैरेलल। तो लाइन और प्लेन में पैरेलल है तो रिलेशन परपेंडिकुलर का लगाएंगे, उल्टा करेंगे। तो इस नॉर्मल वेक्टर और इस मतलब इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 रख देंगे और लैम्डा की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। इजी? ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, since the plane is parallel to line, since the plane is parallel, प्लेन कौन सा वो भी लिख दो, प्लेन पाई 3 is parallel to the line, लाइन कौन सी? x एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, लेट अस से कि इसका नॉर्मल वेक्टर n3 था, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या था n3, और उसकी डायरेक्शन रेशियो ले लो वेक्टर बी, a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी करते थे ना, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर ले लो वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा, n3 और b का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वेक्टर n3 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको एक्सपैंड कर दो और सॉल्व कर दो। n3 का, हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो आर वेक्टर में अपन ने 0 आई कैप दिया ना, वो कैसे आया? 0 आई कैप कैसे आया, एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनाइए बेटा। एक्स एक्सिस जो है अपन वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी लिखते हैं ना, तो एक्स एक्सिस जो है ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0,0, तो 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। एक पॉइंट चाहिए होता है ना, लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए होता है और उसका डायरेक्शन चाहिए होता है। पॉइंट का काम कर रहा है ओरिजिन, डायरेक्शन का काम कर रहा है, उसके डायरेक्शन रेशियोज पता है अपने को 1,0,0, इसलिए 0,0,0। हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, ये तो मैंने पूरी इक्वेशन लिखनी थी ना इसलिए लिख दिया। आप तो वैसे भी इसको इससे ही डॉट प्रोडक्ट करा रहे हो ना, इसका कोई रोल नहीं है वो तो। चलो भाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखने का जिक्र है, आप डायरेक्टली एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं, वी नो दैट डायरेक्शन रेशियोस ऑफ एक्स एक्सिस आर 1,0,0, तो हम मल्टीप्लाई तो 1,0,0 से ही करवा रहे हैं, ठीक है। यस सर। ओके चलो करते हैं एक्सपैंड। तो n3 अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 माइनस 2 लैम्डा इंटू 1, 1 माइनस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा, ये तो इंटू 0 हो जाएगा, और हाँ मतलब बस पहला वाला बचेगा, आई कैप वाला बचेगा, 1 प्लस लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये कट गया, 1 माइनस 2 लैम्डा इंटू 1 भी 1 माइनस 2 लैम्डा ही रह गया, इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1/2। पुट कर दो लैम्डे को, ठीक है। पुट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा इन योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन यहां सॉल्व कर देता हूं फिर मैं, ठीक है। तो 1 माइनस 2 लैम्डा पूरी लिखो, आर डॉट 1 माइनस 2 लैम्डा, तो 1 माइनस 2 इंटू 1/2 कितना होता है, 1 ही तो होता है, ठीक है। तो आई कैप भी कैंसिल आउट हो गया, चलो ठीक है। प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा यानी 1 माइनस 3/2, दिस मच ऑफ जे कैप। 1 माइनस लैम्डा माइनस का रहा है आपका, कैसे, कौन किधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, और 2 लैम्डा माइनस का बचेगा प्लस का बचेगा। अगर 1 उधर जाएगा तो माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू -1 बचेगा ना, ठीक है। और मैंने डायरेक्टली -2 लैम्डा को उधर भेज दिया था, तो 1 इक्वल टू 2 लैम्डा बचा था। जनक के क्वेश्चन भी इनोसेंट होते हैं, बहुत इनोसेंस टपकती है क्वेश्चंस में से भी। ओके 1 माइनस 3/2 लैम्डा, ओ सॉरी 1 माइनस 3/2 दिस मच ऑफ जे कैप, एंड 1 प्लस लैम्डा यानी 1 प्लस हाफ दिस मच ऑफ के कैप इक्वल टू डी वाला पार्ट लिखो, तो 1 प्लस 4 लैम्डा यानी 1 प्लस 2। ओके तो फाइनल इक्वेशन इज आर डॉट, ये तो कट गया, 0 आई कैप लिखने की भी जरूरत नहीं है। 1 माइनस 3/2 को क्या लिखोगे बेटा, -1/2 जे कैप, और उसको प्लस 3/2 के कैप इक्वल टू 3। फर्दर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो विल गेट आर डॉट माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और 2 3 जा 6। अगर वापस अगर उसमें गिवन है तो पहले लिख देते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगा तो क्या हो जाएगा, -y प्लस 3z इक्वल टू 6। अब देख लो दोनों में से किस फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में -y प्लस 3z इक्वल टू 6। अच्छा y माइनस 3z प्लस 6 इधर, ओके पूरी इक्वेशन को -1 से अगेन मल्टीप्लाई कर दिया ना, वो तो इतना तो कर ही दो क्या, और नहीं भी करते हो इतना भी छोड़ दे तो करेक्ट है, कोई इसमें से मार्क्स नहीं काट सकता, ठीक है क्लियर है। तो इस फॉर्म के अब कोई भी क्वेश्चंस कर लोगे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन,
तीसरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो, एक पॉइंट से गुजर रहा हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अभी एक्स एक्सिस गिवन थी, कल को कोई स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड लाइन गिवन होगी, इस लाइन की ही पैरेलल है, तो उस लाइन की जैसे अभी यहाँ से 1,0,0 लिया, उसका डायरेक्शन वेक्टर, क्योंकि वो एक्स एक्सिस थी और वो लाइन गिवन होगी, तो लाइन में तो साफ साफ गिवन होगा ना उसका क्या है डायरेक्शन वेक्टर, उसको ले लेंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। समझ आया? बोलो प्रियांशी। यस प्रियांशी सर। समझ आया? ओके, अब कौन सा क्वेश्चन है? 15th 17th किया ना, 16th बीच में छूट गया। इसको देखते हैं क्या कहता है। इफ ओ बी द ओरिजिन, हर कोई जानता है ये क्या बता रहा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज दिस, हाँ ये नई बात है, ये बताई इसने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पी, अरे ये क्या क्वेश्चन है, तो मजाक कर रहा है हमारे साथ। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा के ऐसे क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है आपको, एक पॉइंट से पास कर रहा है और नॉर्मल वेक्टर गिवन है, सेकंड वाला केस एज इट इज लगा दो। और अब की बार अपन क्या लगाते हैं इसमें, वेक्टर फॉर्म में बनाते हैं। चलो तो देखो आपको पॉइंट क्या गिवन है, लेटर से ये पॉइंट ए गिवन है ना, तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर बनाओ फटाफट। तो इट विल बी वेक्टर ओ ए, जिसको अपन सिंपली वेक्टर ए भी लिख सकते हो। बोलो क्या बनेगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये तो हो गया वेक्टर ए। और ओपी वेक्टर इसका नॉर्मल वेक्टर है, देखो क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ओपी। ओपी जो है इससे परपेंडिकुलर है, तो ओपी वेक्टर ही इसका नॉर्मल वेक्टर बनेगा। तो इसका नॉर्मल वेक्टर जो है वो है वेक्टर ओपी। और वेक्टर ओपी कैसे निकालेंगे, आपके पास पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और ओ तो ओरिजिन होता ही है, तो पी माइनस ओ, तो पी माइनस ओ यानी कि ये का यही, यानी कि ये का यही बनेगा। ठीक है, तो कर दो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब आपके पास वो भी ओपी है, लेकिन अब उस इक्वेशन में एक ऐसा प्लेन जो एक पॉइंट से पास हो और उसका नॉर्मल वेक्टर गिवन हो, उसकी फॉर्म कुछ ऐसे होती है ना, इक्वल टू 0। अब अपने को क्या करना है कि ए और एन निकालना है, इसके सामग्री तो तैयार करनी है ना, तो हालांकि दोनों सेम है, ए और एन सेम है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना, ये ए है ये एन है, तभी तो आप पुटअप करोगे। हालांकि सेम ही पुटअप करोगे, वो एक अलग बात है, भाई आप सेम ही पुटअप कर रहे हो, बट आप इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाओगे तो सेकंड टाइप वाली जो इक्वेशन थी जिसमें एक पॉइंट से पास हो और नॉर्मल वेक्टर गिवन हो, वो ऐसे बनती। ठीक है, चलो जी, वेक्टर आर माइनस ए वेक्टर यानी कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 3k कैप। ठीक है, ये तो आर माइनस ए हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एन अगेन यही आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 0। ये बन गई वेक्टर इक्वेशन। आप अगर इसका कार्टेशियन बनाते तो ज्यादा जल्दी बन जाता, पता है क्यों? क्योंकि कार्टेशियन में ये बहुत आसान फॉर्मूला होता है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। आपको क्या करना है, ए बी सी की जगह भी 1 2 और -3 पुटअप करना है, और x1 y1 z1 की जगह भी पॉइंट भी वही है, तो 1 2 -3, तो वो उससे और आसानी से हो जाता है। बट क्योंकि अब अपन ने स्टार्ट कर ही दिया है तो खत्म भी इसी से कर देते। ठीक है, चलो तो वेक्टर फॉर्म में बनाना है, आर माइनस दिस, वेक्टर फॉर्म में तो बन गई, और कैसे बनाएंगे बताओ? वेक्टर फॉर्म में तो ये बन चुकी है। अच्छा, आई कैप जे कैप और के कैप के कंपोनेंट्स अगर साथ में करना चाहें तो कैसे करेंगे? नहीं, वेक्टर फॉर्म में तो यही आंसर होगा बेटा, वेक्टर फॉर्म में तो इसके आगे कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकते, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो गया 100%। चलो तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। देखो आर में से क्या निकल के आएगा, एक्स आई कैप और माइनस 1 आई कैप, तो यानी कि एक्स माइनस 1 दिस मच ऑफ आई कैप, और इनटू इनटू इधर सिंगल आई कैप है, तो मैं सिंपली कर देता हूं ना, एक्स माइनस 1 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 2 इंटू 2 प्लस जेड माइनस माइनस प्लस 3 इंटू वॉट -3 इक्वल टू 0। किया तो वही है बेटा, पॉइंट की जगह वही 1 2 और 3, और उसके आगे ए बी सी, किया तो वही है, घूम फिर के कहीं से भी कान को पकड़ो। ठीक है, तो x माइनस 1 इंटू 1 इज x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 इंटू 2 यानी 2y
-4 एंड -3 से करेंगे तो -3z -9 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x + 2y - 3z -1 -4 -5 -5 एंड -9 -14 इक्वल टू 14 हो जाएगा आंसर। सही है। x + 2y - 3z इक्वल टू 14। तो ये तो इजीएस्ट ऑफ ऑल था अभी तक का 17 में से। आ गया सबको समझ में? तो मैं ये सजेस्ट करूंगा एग्जाम में आप इसको कार्टेशियन फॉर्म से स्टार्ट करो सीधे, वो ज्यादा समझ में भी आ रहा है ना। ठीक है, चलो जी, अब कितने क्वेश्चंस हो गए, कितने रह गए? 6 रह गए। क्या विचार है फिर? कल करोगे? ठीक है, चलो फिर कल करते हैं। तो 17 तक कर लिया, यहाँ तक मार्क कर लेना, बाकी कल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।